नमस्कार मित्रों, मैं यशवंत सर आपकी मैथ की पहली क्लास लेके आया हूँ और अपने YouTube चैनल मिशन एकेडमी महाराजगंज में आप सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। नमस्कार मित्रों, हम आपको मैथ की क्लास एकदम मैथ जीरो लेवल से आपकी शुरुआत करूँगा, क्योंकि जीरो का ही आविष्कार भारत में हुआ था और हम जीरो से आपको लेकर शिखर तक चलेंगे। और आपका पहला क्लास मैथ में हम शुरुआत कर रहे हैं संख्या पद्धति से। संख्या पद्धति के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। संख्या पद्धति के कितने पार्ट हैं, किस किस मात्रा में वर्णन किया गया है। आइए चलते हैं, हम संख्या पद्धति के बारे में आपको बताएंगे, जिसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। और संख्या पद्धति का दो पार्ट है, जिसको हम कहते हैं, एक कहते हैं वास्तविक संख्या और दूसरी कहते हैं काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, दूसरी है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या हम आते हैं, आपको ग्रामीण परिवेश में ले जाकर समझाने की कोशिश करते हैं। वह काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या जैसे मान लीजिए संख्या पद्धति जो है, पिता है उसके दो बच्चे होते हैं, एक होता है वास्तविक संख्या और दूसरी की नाम है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या की शादी नहीं होती है, जब शादी नहीं होगी उसका प्रोग्रेस आगे नहीं हो सकता है। जैसे उसकी शादी नहीं हुई तो उसका प्रजनन बंद हो गया वहीं से। तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं करणी में ऋण से, और इसके बराबर हम लिखते हैं आई। अगर जैसे उदाहरण के रूप में हम आपको दे देते हैं, जैसे आ गया करणी में 5, इसको ऋण करणी में 5, इसको हम बाहर लिखेंगे तो लिख सकते हैं 5 आई। यहाँ इसी का यहाँ से समाप्त हो जाता है, हम काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं पढ़ते। अब आते हैं हम वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, जो बेटा है उसकी शादी होती है, उसके 3 बच्चे होते हैं, जिसको हम विभक्त करते हैं। इसमें 2 बच्चे होते हैं जिसमें हम विभक्त करते हैं। पहली होती है परिमेय संख्या, दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। और होता क्या है, यहाँ फिर वही कंडीशन होती है, इसके 2 बच्चे होते हैं, परिमेय की शादी होती है, इसका प्रोग्रेस होता है, परंतु अपरिमेय की शादी नहीं होती है, इसका प्रोग्रेस नहीं होता है। अपरिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जिसे हम p/q बराबर 0 नहीं लिख सकते हैं, यानी इसको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे आपका आ गया, उदाहरण में लिख लीजिए, करणी में 5, करणी में 7, करणी में 11, करणी में 13। अब देखिए इसमें कुछ संख्याएं आती है, आपका अनंत तक चली जाएगी। इसमें कुछ संख्याएं आती है, जैसे आपका आ गया करणी में 9, करणी में 9, करणी में 16। इसको आप करणी के रूप में जरूर देख रहे हैं, करणी के रूप में जरूर आप देख रहे हैं, करणी में 9 और करणी में 16। लेकिन इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्यों कहते हैं? करणी में 9 का जब विखंडन आप करेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा और बाहर निकलकर आपका आ जाएगा 3, जिसको हम 3/1 के रूप में यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए करणी में 9 जो है परिमेय संख्या होती है। उसी प्रकार आपका आता है करणी में 16, करणी में 25, जिसका हम गुणनखंड निकाल लेंगे और उसका बटा 1 मानकर हम इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अब हो गया आपका परिमेय संख्या, इसकी शादी नहीं होती है, इसलिए इसका प्रोग्रेस इसके बाद रुक जाता है। अब आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम 3 भागों में विभक्त करते हैं। इसके 3 बच्चे होते हैं, नाम क्या क्या है? तीनों का नाम अलग अलग है। पहला है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। दूसरा है पूर्ण संख्या, संख्या। और चौथा है आपका पूर्णांक संख्या,
पूर्णांक संख्या। यानी कि परिमेय के 3 बच्चे होते हैं। पहले बच्चा का नाम है प्राकृतिक संख्या, दूसरे का नाम है पूर्ण संख्या, तीसरे का नाम है पूर्णांक संख्या। अब हम चलते हैं, क्योंकि जगह कम होने के कारण अगला स्टेप हम जारी करते हैं। हमने आपको बताया था परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसके 3 बच्चे हुए थे। पहले का नाम था प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या संख्या, दूसरे का नाम है पूर्ण संख्या, तीसरे का नाम है पूर्णांक संख्या संख्या। अब हम चलते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या हम किसे कहते हैं। अब देखिए इसमें कहां से शुरुआत होती है। 1, 0 को हम नहीं करते हैं, इसमें 0 को हम ऐड नहीं करते हैं। 0 एक पूर्ण संख्या होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्रम वाइज इन्फिनिटी यानी अनंत तक चली जाएगी। अब आता है आपका पूर्ण संख्या। इसमें हम क्या करते हैं, 0 को ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये प्रक्रिया अनंत तक जाती है। अब आता है आपका पूर्णांक। पूर्णांक को हम धनात्मक में भी लिखते हैं और ऋणात्मक में भी लिखते हैं। यहां से ले चलते हैं आपको 0 से, यानी धन 1, धन 2, धन 3 ये अनंत तक चला जाएगा। और इधर हम ऋणात्मक में ले जाते हैं, यानी ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 यह भी अनंत तक चला जाएगा। अब आपका हो गया कंप्लीट परिमेय संख्या हो गई, जिसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या आती है। अब इसके बाद हम संख्या के बारे में और अगला स्टेप आपको बताएंगे। संख्या सम क्या होती है, संख्या विषम क्या होती है। संख्या इसमें 2 संख्याएं होती हैं। एक सम संख्या होती है और दूसरा विषम संख्या होती है। विषम संख्या होती है। और सम संख्या जिसमें हम 0 को पूर्ण संख्या भी कहते हैं और 0 को हम सम संख्या भी कहते हैं। वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे जिसमें 0 भी आपके साथ ऐड होता है, 0, 2, 4, 6, 8 ये प्रक्रिया अनंत तक चली जाएगी। अब हम आते हैं विषम संख्या। विषम संख्या हम उसे कहते हैं जो संख्या 2 से विभाजित न हो सके या 2 से न कट सके, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये संख्याएं अनंत तक चली जाएंगी। अब हम आपको अगले क्लास हम संख्या के बारे में आपको बताएंगे। संख्या होती है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अंतर क्या होता है दोनों में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। भाज्य संख्या वह संख्या जो 1 से, स्वयं से अथवा स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपकी शुरुआत होती है 4, 6, 8, 16, 25 अनंत तक चली जाएगी। और इसमें देखिए 2 को हम भाज्य संख्या इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि 2 जो होती है 1 से कट जाती है, स्वयं से कट जाती है, परंतु स्वयं के अलावा तीसरे से विभक्त नहीं हो सकती। इसलिए हम 2 को जो है अभाज्य संख्या में ले जाते हैं। और अभाज्य की परिभाषा होती है वह संख्या
जो स्वयं से कट जाए और एक से कटे, इसके अलावा तीसरे बिंदु से या तीसरे शब्द से न कटे, तीसरे अंक से न कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये प्रक्रियाएं अनंत तक चली जाएगी। इसमें दो में हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि दो सम संख्या है या अभाज्य संख्या है। यहाँ पर एक भी आएगा आपका, अभाज्य संख्या से शुरुआत होती है, लेकिन दो जो है इसको हम पहले किस लिए लिखे हैं आपको, कि ताकि आपका संशय दूर हो सके। अब आइए हम 2 को काटते हैं। 2 को 1 से काटेंगे बराबर 2 आ जाएगा, 2 को 2 से काटेंगे बराबर 1 आ जाएगा। लेकिन 2 से जब हम तीसरी संख्या खोजेंगे, तीसरी संख्या कोई नहीं मिल सकती है, इसलिए 2 जो है क्या है, सदैव अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब हम आपको पढ़ाएंगे इसके बाद विभक्ति का नियम।